हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम 50 एमसीक्यूज करेंगे और ये 50 एमसीक्यूज सीबीएसई द्वारा रिलीज़ किए गए हैं जो पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। कुछ बच्चे मेरे को ये पूछ रहे थे कि यार ये जो 50 एमसीक्यूज हैं जिस तरह से रखा गया है, फर्स्ट 20 दैन नेक्स्ट 20, फिर 2 केस स्टडी भी हैं इसके अंदर, क्या सर ये हमारा सैम्पल पेपर है? नहीं बच्चे, ये सैम्पल पेपर नहीं है। पहले ये क्लियर कर लें, ये सैम्पल पेपर नहीं है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। सैम्पल पेपर में क्या होता है कि किसी चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज आ रखे हैं वो वेटेज के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर कोई चैप्टर 4 मार्क्स का है तो उसमें 4 एमसीक्यूज ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये सैम्पल पेपर नहीं है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। इसमें कुछ चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, किसी के बहुत कम है। तो इट इज जस्ट एन आइडिया कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो अपने टर्म 1 एग्जाम के लिए, ठीक है। साइंस का आपका हो चुका है, सोशल साइंस का आपका हो चुका है, आईटी का हो चुका है, तो वहां से आपको एक आइडिया मिल ही गया कि सर जो हमारा जो पेपर है वो लगभग एनसीईआरटी से ही आ रहा है, ठीक है ना। मोर देन 80% आपका एनसीईआरटी से ही पेपर चल रहे हैं। तो इसलिए मैथमेटिक्स में भी आप पहले एनसीईआरटी परफेक्ट करो, गो फॉर एनसीईआरटी। जब वो हो जाती है फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोड किए हैं, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एमसीक्यू सीरीज के द्वारा मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू भी करवाए हैं। उसके लिए आई एम वेरी सॉरी कि मैं सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू नहीं करवा पाया आपको, लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे उसके एमसीक्यूज मैं कवर कर चुका हूँ। बाकी एनसीईआरटी परफेक्ट करो यार, उसी में से आपको पूरा पेपर आएगा, ठीक है। लगभग आपका पूरा पेपर एनसीईआरटी से रहेगा। एनसीईआरटी परफेक्ट कर लो आप, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 50 क्वेश्चंस मैं सभी करने वाला हूं, वन शॉट। सभी क्वेश्चन ध्यान से देखने हैं और आपने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करना है। मेरे करने से पहले अगर आपको आता है तो दैट्स ग्रेट, अपना सोल्यूशन आप चेक कर सकते हो थ्रू माई दिस वीडियो लेक्चर, बट करना हर एक क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे ये स्टेटमेंट लिख रखी है। तो मैं अभी वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता कि मैं स्टेटमेंट पढ़ूं बार बार, बहुत टाइम वेस्ट हो जाए। मैं डायग्रामेटिकली ये स्टेटमेंट आपको समझा देता हूं। मेरे बच्चे, देयर इज अ स्क्वायर, राइट, देयर इज अ स्क्वायर, ठीक है, जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। ये एक स्क्वायर है और हर एक साइड इसकी 20 मीटर है। इसके सेंटर में लैंप रख दिया गया और उसको जला दिया, उसकी लाइट निकल रही है और वो कितने एरिया को लाइट दे पा रहा है, तो वो एक सर्कल बना रहा है सेंटर में। ये जो सर्कल है, इतने एरिया में इसकी लाइट जा रही है लैंप की, ठीक है। ये है पूरा स्टेटमेंट में लिखा हुआ। अब उसका ये क्वेश्चन है, व्हाट एरिया ऑफ द यार्ड इज नॉट लिट बाय द लैंप। कितने एरिया में लैंप की लाइट नहीं जाएगी। तो भाई ये जो पार्ट बच गया जिसको मैं शेड कर रहा हूं, दिस एरिया यू हैव टू फाइंड एक्चुअली, क्योंकि सर्कल जितना मैंने बनाया उसमें तो लाइट जा रही है, तो कितना एरिया लाइट नहीं जा रही जिसको मैं अभी ये शेड कर रहा हूं, तो आपको ये एरिया फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, स्क्वायर में से सर्कल को माइनस करना है, बस। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है बेटा, साइड स्क्वायर। सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया सर पाई आर स्क्वायर। तो साइड और रेडियस दोनों गिवन है, वैल्यूज डालो आंसर आ जाए। और अच्छी बात है, देखो आंसर पाई में दे रखे हैं तो पाई का वैल्यू आपको यहां नहीं डालना। तो साइड जो है इस स्क्वायर की है 20 का स्क्वायर, पाई का वैल्यू मत डालना, ऑप्शन देख लेना, पाई में आंसर है। रेडियस जो सर्कल का है वो है 10, दैट इज 10 का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 400 माइनस 100 पाई। तो स्टेटमेंट में हो सकता है रीडिंग में आपको टाइम लग जाए एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चन करने में बहुत सिंपल है। तो 400 माइनस 100 पाई, यानी डी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंटरेस्टिंग। एंगल एक्स और एंगल वाई, इनका रेशो दे रखा है 1:2। जैसे आप बचपन में भी क्वेश्चंस करते थे 7th 8th क्लास में, 2 नंबर हैं उनका रेशो 1:2 है, तो एक नंबर ये लिख लेते हैं, दूसरा नंबर ये हो जाएगा। ऐसे करो कि जो एंगल एक्स है इसको आप थीटा मान लो, फिर जो एंगल वाई है वो 2 थीटा हो जाएगा। एंगल एक्स को थीटा मान लिया, एंगल वाई 2 थीटा हो गया, क्योंकि इनकी रेशो 1:2 है। तो इन दोनों का सम कितना है सर, इन दोनों का सम 90 डिग्री है। वो क्यों, क्योंकि राइट ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री होता है ना, पीछे 2 एंगल जो बच रहे हैं तो उनका सम भी तो 90 होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। तो दोनों का सम मैंने 90 ले लिया, तो यहां से मैं थीटा निकाल पा रहा हूं। तो मेरा जो थीटा है वो कितना आ गया, 30 डिग्री।
जब आपने थीटा निकाल दिया, मैंने आपको एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू निकाल दी, सर एक्स तो 30 डिग्री का बैठा हुआ है, तो एक्स अगर 30 डिग्री का है तो वाई भी समझ में आ गया। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में हमने उसने ये बोला हुआ tan एक्स की वैल्यू पूछी हुई है, यानी आपको इस एक्स एंगल के लिए tan का वैल्यू निकालना है, तो एक्स तो निकाल दिया 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3। ए पार्ट इज द राइट ऑप्शन। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है, घबराना नहीं है, मैथ का पेपर बहुत ईजी आने वाला है। Which of the following numbers can be written as non-terminating but recurring decimal? Non-terminating but repeating, यहां पर repeating भी हो सकता है। अब देखो non-terminating, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा होना चाहिए, साथ में रिपीट हो रहना चाहिए। अब जो 9 है ये खुद ही टर्मिनेट हो रखा है आगे तो कुछ चल नहीं रहा है इसके, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हमें ढूंढना है जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला है। 43/8, अब आपने रियल नंबर में पढ़ रखा है जिसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 प्राइम फैक्टर हो, जहां सिर्फ 5 हो, जहां फिर ये दोनों हो, वो टर्मिनेटिंग होता है हमेशा। तो देखें इसकी फैक्टरेशन करोगे तो 8 सिर्फ 2 ही प्राइम प्रोवाइड करेगा आपको, तो ये भी बच्चे टर्मिनेटिंग है, तो ये भी नहीं हो सकता। √6 ये तो इरेशनल नंबर है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये भी नहीं हो सकता। अब लास्ट बच रहा है 5/12, अगर आप 12 के फैक्टर बनाओगे सर 2 × 3, ठीक है, इंटू 2, अब 12 के फैक्टरेशन में 2 आ रहा है 3 आ रहा है, तो रियल नंबर चैप्टर में आपने पढ़ रखा है 1.4 एक्सरसाइज में कि अगर डिनोमिनेटर अदर देन 2 और 5 कोई फैक्टर कंटेन करता है 2 और 5 को छोड़कर, तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो हमारा आंसर यहां पे डी पार्ट होगा। इस क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये इजी है बट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फिगर बिलो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, PR RQ आर द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, जिसका रेडियस हमें पता है सर्कल का, PR और QR दोनों कॉर्ड्स की हमें लेंथ भी बता दी है, और एंगल PRQ ये भी बता दिया 90 डिग्री का सब कुछ तो उसने बता ही दिया। फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, आपको ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। कई बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये सेगमेंट्स हैं, तो वो सेगमेंट का एरिया लगा देंगे, दोनों का अलग अलग फिर प्लस कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखो, हो क्या रहा है, ये सेमी सर्कल है, आपको सेमी सर्कल में से एक राइट ट्राइंगल माइनस करनी है, दैट्स ऑल, सेगमेंट का एरिया लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा, पहले लिखना आपको सेमी सर्कल का एरिया, दैट इज πr² और उसका हाफ कर दिया, माइनस जो ट्राइंगल है वो राइट ट्राइंगल है, तो बेस इंटू हाइट, बेस 8 है और हाइट इसकी 6 मान लो, ठीक है। आंसर पाई में है तो पाई का वैल्यू मत डालना। रेडियस यू कैन सी कि सर रेडियस कितना है, सर रेडियस तो हमें 5 दे रखा था, तो 5 का स्क्वायर इज 25, ये इसको कैंसिल कर देगा सर, 4 6 4 24, तो हमारे पास यहां पर आ रहा है 25π/2 - 24। अब देख लो ये आंसर है, जहाँ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 25/2 π - 24, तो भाई बी पार्ट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो विद इन सेकेंड्स हो जाएगा, लेकिन ऐसे ग्राफ देख के 3-3 लाइंस देखकर कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए कि सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया। बड़ा सिंपल है, ध्यान से पढ़ो। हमारे पास ये 3 लाइंस हमें गिवन दे रखी है, उनका हमें स्केच भी बना के उसने दे दिया है। क्वेश्चन उसका क्या है, विच ऑफ दीज इज द सोल्यूशन फॉर द पेयर दिस, ये लाइन और ये लाइन का सोल्यूशन बता रहा है कि क्या होगा। देखो सोल्यूशन बोल रहा है तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वही इन दोनों का सोल्यूशन है। तो यहां पर ये देख के कि ये P लिखा है, ये Q लिखा है, ये R लिखा है, इनको देख के नहीं घबरा जाना कि सर PQR क्या मेरे को फाइंड करना पड़ेगा। नो, आप ग्राफ में देखो x + y = 6 और ये वाली लाइन कहां पर मिल रही है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख दो बस। तो देखें यहां पर x+ वाली लाइन ये है, x + y = 6 वाली, और PQ वाली, ये दोनों इस पॉइंट पर मिल रही हैं। अब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप देख लो ग्राफ से। सर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग देखें तो ये 4 यूनिट इधर आ रखा है, और ऊपर देखें तो सर 2 यूनिट ऊपर गया, तो 4 2, तो भैया x 4 है y 2 है, तो यही सोल्यूशन है। 4 2 वाला ऑप्शन टिक करना आपको, विदाउट यूजिंग पेन ही है, ये देख रहा है तो पता चल गया, बी पार्ट इज आंसर, ठीक है।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझो इसको। अ वेसल हैविंग 30 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज एम्प्टीड थ्रू 2 ओपनिंग्स, वन स्मॉल एंड अदर लार्ज। पानी भरा हुआ है भाई इतना, ठीक है, एक वेसल में। वाटर फ्लोज आउट थ्रू स्मॉलर ओपनिंग एट द रेट ऑफ u मीटर क्यूब पर आवर एंड थ्रू द लार्ज वन एट द रेट ऑफ v मीटर क्यूब पर आवर। अब जो पानी भरा हुआ उसको बाहर निकाल रहे हैं, एक स्मॉल ओपनिंग से एक लार्ज ओपनिंग से। रेट हमें दे रखा है u मीटर क्यूब पर आवर और दूसरा है v मीटर क्यूब पर आवर, और एक आपको रिलेशन भी दे रखा है इसी स्पीड का 3u प्लस 2v इक्वल टू 70। कह रहे हैं दैट द वेसल गेट्स फुली एम्प्टीड इन 1 आवर। अब जो वेसल है जिसमें पानी भरा था 30 मीटर क्यूब, वो 1 घंटे में खाली हो जाता है, 1 घंटे में वो खाली हो जाता है, ठीक है। अब बताइए v का वैल्यू क्या है। मेरे बच्चे ध्यान से समझो, आपके पास जो वेसल है इसमें पानी भरा हुआ है, एक है स्मॉल ओपनिंग एक है लार्ज। तो ऐसे थोड़ा डायग्रामेटिकली मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर इसको रख लेते हैं, ये लार्ज ओपनिंग है, ठीक है, और यहां रख लेते हैं स्मॉल ओपनिंग लाइक दिस। ये आ गया वेसल। अब पानी जो भरा हुआ है ये इधर से बाहर निकल रहा है और इधर से बाहर निकल रहा है। दोनों ओपनिंग 1 घंटे में उसको खाली कर देते हैं, दोनों ओपनिंग 1 घंटे में खाली कर देते हैं। अब उनका रेट भी देखो कितना दिया है। जो स्मॉल वाली है वो 1 घंटे में इतना वॉल्यूम बाहर निकालती है, यू मीटर क्यूब वॉल्यूम बाहर निकालती है 1 घंटे में स्मॉल वाली, और जो लार्ज वाली है वो v मीटर क्यूब 1 घंटे में बाहर निकालती है, और दोनों टोटल खाली कर देती है उसको 1 घंटे में। 30 मीटर क्यूब पानी बाहर निकल जाता है। इससे हमें यह चीज समझ में आ रही है कि 30 मीटर क्यूब पानी बाहर जो निकला वो भाई u प्लस वी के इक्वल होगा, क्योंकि u क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो स्मॉल ओपनिंग बाहर निकाल रही है 1 घंटे में, और v क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो लार्ज ओपनिंग निकाल रही है 1 घंटे में। तो दोनों वॉल्यूम को अगर मैं प्लस करूंगा, इतना वॉल्यूम जो स्मॉल ओपनिंग ने बाहर निकाला और इतना वॉल्यूम जो लार्ज ओपनिंग ने बाहर निकाला, अरे भाई इन दोनों को प्लस करूंगा तो टोटल वॉल्यूम के इक्वल ही आएगा ना। पानी तो टोटल 30 मीटर क्यूब है। तो बस आपको यही स्टेटमेंट इसमें समझनी है कि इस क्वेश्चन में जो आपका u प्लस वी है दैट यू हैव टू टेक इक्वल टू 30, दैट्स ऑल। बस इतनी सी स्टेटमेंट है। और जो दूसरा रिलेशन है वो ऑलरेडी आपको गिवन है 3u प्लस 2v इक्वल टू 70। बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको uv दोनों मिल जाएंगे, आपको सिर्फ v फाइंड करना है। तो क्योंकि सिर्फ v फाइंड करना है तो आप v पे फोकस करो, u को एलिमिनेट कर दो। तो मैं फर्स्ट वाली को 3 से इंटू कर दो, देखो इसको 3 से इंटू कर दिया, इसको 3 से इंटू कर दिया, यहाँ पे 90 हो गया, और इनको माइनस कर दो। सर ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर v आ गया, सर 90 में से 70 गया, सर जी 20 आ गया। तो 20 द वैल्यू ऑफ v इज 20। चलिए आगे बढ़ो। ना तो क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, स्टार्टिंग में मैंने भी देखा कंफ्यूजन हो गई, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में क्या पूछा होता है, फाइंड द नंबर। ये जो स्टेटमेंट है इसमें क्वेश्चन पूछा होता है फाइंड द नंबर, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर आपको नंबर नहीं फाइंड करना है। यहां पर आपको बोला हुआ है विच ऑफ दीज इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। ये जो दे रखे हैं ये प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स है, जो भी वो नंबर होगा ये उस नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो फाइंड करना आपको, ये ध्यान रखें, नंबर फाइंड नहीं करना है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। भाई जो टेंस वंस प्लेस पे है उसको x ले लो, और जो टेंस प्लेस पे उसको y ले लो, तो आपका जो नंबर बनेगा वो बनेगा आपका 10y प्लस x। ये आपका नंबर आ गया। फर्स्ट कंडीशन है सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 9, ये आपका फर्स्ट आ गया, ठीक है, जो आपकी कंडीशन आ गई। फिर कह रहा है 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। अगर हम 27 उस नंबर में से माइनस करें, ये रहा नंबर हमारा रिक्वायर्ड, यानी 10y प्लस x, इसमें से अगर मैं 27 माइनस करता हूं होगा क्या, इट्स डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड। तो ये जो 10y प्लस x लिख रखा है ये 10x प्लस y हो जाएगा। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, आपको फिर से एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा, दोनों को सॉल्व करना, आपको नंबर मिलेगा, वो जो नंबर मिलेगा उसके डिजिट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका राइट ऑप्शन होएगा। तो जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे मेरे पास आ गया 10y, ये 9y आ जाएगा, और 27 को मैं दूसरी तरफ ले गया, 10x में से x गया, सर जी 9x, तीनों में 9 कॉमन है, यहाँ y आ गया, यहाँ 3 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास x बचा। तो दूसरी इक्वेशन मेरे पास आ गई y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। ये y फर्स्ट वाली में डाल दो, x प्लस वाई इक्वल टू जो 9 दे रखा है। सब्स्टिट्यूट किया जब मैंने y का वैल्यू यहाँ पर, तो मेरे को मिला x प्लस वाई की जगह मैंने लिख दिया 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9।
2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू व्हाट 3। x का वैल्यू 3 आ गया तो y कितना होगा सर, y 6 होगा। तो आपका जो नंबर है वो क्या बनेगा 10y प्लस x। y यहां डालेंगे 63 वो नंबर है, 63 वो नंबर है। लेकिन आपको नंबर नहीं पूछा हुआ, जो आपने नंबर फाइंड किया इसके डिजिट्स का प्रोडक्ट पूछा हुआ। तो 6 और 3 का प्रोडक्ट कितना होता है 18। सी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, यहां नंबर नहीं, नंबर फाइंड करके उसके डिजिट्स का प्रोडक्ट निकालना था। ठीक है, अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो कि AR का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। सैंपल पेपर में AR के क्वेश्चंस नहीं थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में CBSE ने डाल दिए। इसका मतलब AR के क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। मैथमेटिक्स में AR के क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, सिंपल सी स्टेटमेंट होती है, पढ़ो, कैलकुलेशन थोड़ा अगर है तो करो, एग्जैक्ट आपका आंसर आपको पता चल जाएगा, बहुत जल्दी आंसर पता चल जाएगा इसमें। देखो 8th क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्या बोल रहा है आपको, ये दो इक्वेशंस गिवन है। असर्शन में क्या बोल रहा है, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिड्यूस टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कि भाई इनको हम लीनियर इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन में आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर, वहीं से उठ के ये इक्वेशंस आ गई हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप ध्यान से देखें 1/x को अगर आप u ले लो, 1/x को अगर आप u ले लो तो आप देखें तो आपका बन जाएगा 2u, y को मत छेड़ो, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका 3u और ये 6y इज इक्वल टू 7। तो देखो दोनों इक्वेशंस लीनियर में चली जाएगी, इसका मतलब जो a है वो ट्रू स्टेटमेंट है। अब रीजन क्या है, इन द गिवन इक्वेशंस y कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 1/p। कह रहा है कि इस इक्वेशन में मैं y को 1/p लिख सकता हूं। हाँ जी लिख सकते हैं, y को 1/p लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, ये लीनियर में रहेगी और रिड्यूस भी हो जाएंगी। लेकिन ये जो इसने रीजन दिया हुआ है इक्वेशन को रिड्यूस करने का, जो रीजन दिया हुआ है असर्शन का जो रीजन दिया हुआ है, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। y को ऐसा लिखने से ये रिड्यूस हो जाएंगी, ये चीज नहीं बताती। ठीक है, तो R इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो यहां सिंपल आप ऑप्शन में जाइए, देखो कि आपका जो ऑप्शन है वो B पार्ट बैठेगा, क्योंकि दोनों जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। इतना सिंपल है, कैलकुलेशन तो कुछ हो ही नहीं, बस इसको देखना ही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ये तो बहुत सिंपल है। हाउ मेनी जीरोज, तो फैक्टर कितने दिख रहे हैं आप इसको, 2 दिख रहे हैं, एक इसका 0 एक इसका 0, तो 2 0 बाई इसके। ये तो ओरल क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री से डाल दिया, साइन कॉस सेक टैन कॉट सेक कोसेक, ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसको थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और चीजें प्रोडक्ट में लानी पड़ेंगी, मल्टीप्लाई में कुछ रेशोज आपको लानी पड़ेंगी। तो कुछ समझ में ना आए तो ऐसा करो, या टैन को चेंज कर दो साइन बाई कॉस, ऐसे करते हैं ना जब कुछ समझ में नहीं आता, टैन कॉस को साइन कॉस में चेंज कर दो। तो देखें टैन को साइन बाई कॉस कर दिया, कॉट को कॉस बाई साइन कर दिया, एलसीएम ले लिया हमने साइन कॉस, ऊपर यहां पर एलसीएम के बाद साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया। तो मेरे बच्चे ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होता है, ये तो 1 होता है। अब इसके डिवाइड में जो साइन कॉस है ये उठ के ऊपर चल जाएगा, साइन इंटू कॉस। तो इसका जो आंसर है साइन इंटू कॉस बैठेगा, ए पार्ट। मस्त क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 11th, वेरी इंटरेस्टिंग। ये आपका ट्राइंगल से आ गया, स्टेटमेंट पढ़ेंगे, हो सकता आप कहीं कंफ्यूज हो जाए कि यार ये रेशो हमने कैसे फाइंड करनी है। ऐसे निकलेगा क्वेश्चन, ऐसे निकलेगा, ध्यान से देखो। ट्राइंगल में आपने एक थ्योरम पढ़ रखी है, बीपीटी वाली पीजीटी वाली जो एक्सरसाइज है उसी से पहले एक थ्योरम दे रखी है कि किसी भी राइट ट्राइंगल में राइट एंगल से अगर आप परपेंडिकुलर बनाते हैं हाइपोटेन्यूज के ऊपर, तो ये जो दो छोटी छोटी ट्राइंगल्स हैं ये आपस में सिमिलर होती हैं, और यही दोनों छोटी ट्राइंगल्स बड़ी ट्राइंगल के भी सिमिलर होती हैं। याद आ गया, वही थ्योरम आपको यहां पे अप्लाई करनी है, और ये क्वेश्चन बड़े मस्त तरीके से आप कर लेंगे। मेरे बच्चे ध्यान से देखो, आपको यहां पर PQ PR इनकी लेंथ गिवन है, और आपको QR को निकाल लेना है, हाइपोटेन्यूज निकाल लेना है, मेन राइट ट्राइंगल जो बड़ी वाली है। तो 12 है, 5 है, पीजीटी लगाओगे तो इसका भाई 30 निकल आएगा। उसके बाद आपको जो रेशो निकालनी है RS और SQ की निकालनी है। RS ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इनका रेशो निकालना है। अब इनका रेशो निकालना है तो लेंथ निकाल लेते हैं इसकी, नहीं तो देखते हैं। इसको x ले लिया मैंने, SR को मैंने x ले लिया, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 13 - x।
क्योंकि टोटल 13 है, इतने पार्ट को मैंने x मान लिया और इतना वाला पार्ट मेरा 13 माइनस एक्स हो गया। अब वही जो मैं बता रहा था कि ट्राइंगल से सिमिलर होती हैं, वो कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं। तो हेयर आई कैन राइट ट्राइंगल QPR, बड़ी वाली ट्राइंगल QPR, बड़ी वाली ट्राइंगल, किसी एक छोटी ट्राइंगल के मैं सिमिलर ले लेता हूं, किसी एक छोटी ट्राइंगल के सिमिलर ले लेता हूं, मानो इस ट्राइंगल के मैं सिमिलर इसको रख लेता हूं। नेमिंग का ध्यान रखना, QPR लिया है, P 90 डिग्री पे सेंटर में रखा है तो S सेंटर में रखना छोटी का, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा QSP, और Q कॉमन है तो सेम पोजीशन पर रख दिया उसको, ठीक है। बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो इसकी साइड्स का रेशो सेम होगा, मतलब प्रोपोर्शनल होंगी साइड्स इसकी, वही मैं अब लिखने वाला हूं। तो आई एम राइटिंग हेयर QP अपॉन QS, PR अपॉन SP, फिर आ गया QR अपॉन QP। अब इसमें जो आपको रिक्वायर्ड है, जो गिवन डेटा है वो इसमें डाल दो। देखें यहां पर QP कितना है, QP सर वो तो लेंथ पता है 12, क्या आपको QS पता है, QS सर वो नहीं पता, चलो इसको हमने माना हुआ है 13 माइनस एक्स, इसको 13 माइनस एक्स लिख लेते हैं। PR पता आपको, PR सर, हाँ सर PR का लेंथ पता है 5, SP पता है, SP सर SP नहीं पता, इसको रहने दो। QR पता है, QR यस सर QR कंप्लीट पता है 13 है। QP पता है, QP यस सर ये 12 है। ये वाले पार्ट को रहने दो, ये कुछ नहीं आपको देने वाली। इस और इस को इक्वेट करो, सेंटर वाले को छोड़ दो, 12 बाई 13 माइनस एक्स और 13 बाई 12 इनको इक्वेट करो, x का वैल्यू निकल गया तो रेशो आ गया आपके पास, ठीक है। तो देखिए कैसे आपका x का वैल्यू आ जाएगा 144, ठीक है, ये 12 को मैंने इधर क्रॉस कर दिया, 144, 13 उधर गया 169 और 13x माइनस का 13x इधर ले आया, 169 में से 144 माइनस किया तो x मेरे पास आ गया 169 में से 144 सर 25 अपॉन 30। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। जब x आ गया यानी आपने SR को निकाल लिया, SR निकल गया तो भाई QS भी तो निकल ही जाएगा, 13 माइनस एक्स करना है तो मैं यहां पर QS लिख रहा हूं 13 माइनस एक्स, एक्स है मेरा 25 बाई 13, इसका एलसीएम लिया 169 25 बाई 13, 169 में से 25 इट इज 144 बाई 13। QS भी आ गया और X भी आ गया, X जो कि SR है। आपको रेशो बनानी RS और SQ की, ध्यान से देखो आप, RS और SQ की रेशो बनानी। RS मैंने आपको परफेक्टली निकाल के दे दिया, RS जो कि X है 25 बाई 13, SQ मैंने परफेक्टली निकाल के दे दिया 144 बाई 13, 30 13 कैंसिल, 25 बाई 144 इज आंसर, डी पार्ट। सिंपल क्वेश्चन है, बस थ्योरम को याद रखना, सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगा के हमने x निकाला, सारी साइड्स ही निकल गया, जो मर्जी साइड्स निकालते रहो, कुछ और भी इस पे क्वेश्चन अगर टेढ़ा मेढ़ा पूछा वो भी चला निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें है Q इज अ पॉइंट ऑन PR, S इज अ पॉइंट ऑन TR, इसको ज्वाइन कर दिया गया है, एंगल RPT, RPT ये वाला एंगल इज इक्वल टू RQS, ठीक है। अब हमें पूछा गया विच ऑफ दिस क्राइटेरिया कैन बी यूज टू प्रूव ट्राइंगल RSQ, छोटी वाली ट्राइंगल, और RTP बड़ी वाली ट्राइंगल, दोनों को किस क्राइटेरिया से सिमिलर करोगे मेरे प्यारे बच्चों। एंगल R तो उसमें कॉमन आ गया, और ये वाला एंगल Q और ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है, तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, AA, थर्ड वाला ऑटोमेटिकली इक्वल होता है तो AAA भी लिख सकते हैं, AA से इन दोनों को आप सिमिलर कर सकते हो, दैट्स ऑल। ये भी ओरल क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दिस इज अ रैशनल नंबर। भाई पाई तो इरेशनल होता है, रूट है इसमें इरेशनल है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग चल रहा है, ये भी इरेशनल है, तो रैशनल कौन सा है, सी पार्ट। आई होप ये कर सकते हैं, बड़ा सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 14, शोन बिलो आर 3 ट्राइंगल्स, द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल आर गिवन फॉर ईच। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं करने वाला, ठीक है, ये आप कर लो। इसने बोल रखा है विच ऑफ दिस ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन कौन सी ट्राइंगल सिमिलर है, दैट यू कैन चेक। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि डायमेंशन सब गिवन था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, अब इसमें आपको बोल दिया लेंथ AB, डायग्राम आपके सामने है, एंगल 45 एंगल 30, AB का आपको लेंथ फाइंड करना है इस पार्ट का,
ट्रिग्नोमेट्री में आपने बहुत बार देखा होगा, सीखा होगा कि किसी राइट ट्राइंगल में अगर एक अक्यूट एंगल 45 का है तो ये भी फिर 45 का ही होता है, क्योंकि ये तो 90 का बैठा हुआ है। अब दोनों एंगल्स अगर ये इक्वल हैं तो ये फिर दो साइड्स भी तो आपस में इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। तो अगर ये 45 है तो ये भी लेंथ कितनी होगी 45। तो BC को तो हमने निकाल दिया। अब हमारा मसला है AB, ऐसे निकलेगी AB। मेरे बच्चे इसमें लगाओ आप tan 30 डिग्री का कॉन्सेप्ट, बड़ी ट्राइंगल में tan 30 डिग्री, इसका रहेगा अपोजिट टू 30 डिग्री, दैट इज 45 अपॉन एडजेसेंट, जिसको आप बेस बोलते हो, वो बनेगा AB प्लस 45, क्योंकि AB प्लस BC है पूरा AC। तो AB हमें फाइंड करना है, BC का लेंथ 45 है, ऐसे लिख लिया। tan 30 का वैल्यू 1/√3, यहाँ 45 AB प्लस 45, यहाँ से AB ही निकलेगा बटे, मल्टीप्लाई कर दो। AB प्लस 45 इज इक्वल टू 45√3। यू हैव टू फाइंड AB। 45√3 माइनस 45 यू कैन टेक कॉमन, √3 माइनस 1। अब देखो ऐसा कहीं ऑप्शन दे रखा है 45√3 माइनस 1, यस सर, C पार्ट इज द राइट ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ दीज इज द पॉलिनोमियल हु जीरोज आर दिस एंड दिस। जीरोज गिवन है, अल्फा बीटा गिवन है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है। एज यू नो द फॉर्मूला फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। सम यहाँ मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, 1/3 प्लस यहाँ हो जाएगा -3/4 x प्लस प्रोडक्ट 1/3 और -3/4 को करो सिंप्लीफिकेशन इसका। मेरे बच्चे यहाँ पर एलसीएम आ गया, 4 3 12, 4 इधर हो जाएगा, 3 3 9, x प्रोडक्ट करेंगे 3 कैंसिल, -1/4, यहाँ बचेगा इसका 12/4, तो 12 एलसीएम आ जाएगा। 12 को इधर क्रॉस कर देंगे, 12x², यहाँ -5 बचेगा है ना, 4 - 9 इज -5, ये हो जाएगा +5, और यहाँ पर आ जाएगा 4 था ना इसके डिनोमिनेटर में 3 -3। 12 को यू कैन एलिमिनेट, 12x² प्लस 5x एंड -3, ए पार्ट इज द राइट ऑप्शन। सिंपल था ये। विच ऑफ दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स। कह रहे इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है, ये 3 पार्ट दे रखे हैं, जिनके प्राइम फैक्टरेशन में 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम आए। अब एक एक की प्राइम फैक्टरेशन करोगे ना तो टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। मेरे बच्चे आप सबसे पहले ये देखो, इसमें क्या कोई प्राइम नंबर है, पहले आपको सिर्फ ये देखना है क्या कोई प्राइम नंबर है ये। अगर ये प्राइम नंबर कोई भी नहीं है तो इसका मतलब इसके 2 प्राइम फैक्टर तो बनेंगे ही बनेंगे, ये कंपोजिट में चलेंगे ना। अब 15 प्राइम नहीं है तो इसके 2 प्राइम फैक्टर बनेंगे, 5 × 3, इसके एंड में 8 लगाइए तो इवन नंबर हो गया, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो इसकी प्राइम फैक्टरेशन में भी 2 प्राइम पक्का आएंगे। आगे 3 हो 4 हो से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है कि 2 या 2 से ज़्यादा में कौन कौन आ रहा है। ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, 15 फिर 15 आ गया, इट इज़ 5 × 3, तो यहाँ तो दिख ही रहा है 2 और 1 13, 3 हो गए इसमें। तो ये सब कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर एक भी नहीं है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम बन जाएंगे, तो यानी इसका डी पार्ट आंसर बैठेगा। ठीक है, ओरल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोबेबिलिटी का है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हमेशा बच्चों को कंफ्यूज कर जाते हैं, हम समझते हैं तो उसको इजी चैप्टर है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। एक बार में अगर समझ नहीं आती स्टेटमेंट, उसको 1-2 बार और रीड कर लो, आ जाएगी समझ। ठीक है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से इसको रीड करना होता है, कूल माइंड एकदम। देखो, रोमी इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड आस्क्ड टू पिक वन ऑफ द बॉल फ्रॉम ईच ऑफ द जार। अब जार में जो बॉल्स हैं वो आपको दिख रही हैं, 4 रेड 4 ग्रीन, 3 रेड 3 ग्रीन, 4 रेड 2 ग्रीन, 3 जार दे रखे। द चांस ऑफ रोमी पिकिंग अ रेड बॉल इज सेम इन, द चांस ऑफ रोमी पिकिंग अ रेड बॉल इज सेम इन। रोमी जब बॉल पिक करेगा तो क्या चांस है कि उसकी रेड बॉल पिकिंग का प्रोबेबिलिटी सेम रहेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रेड बॉल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज सेम, ऐसे हो जाए द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज सेम। यानी आपको हर एक जार में देखना है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी सेम कहां आ रही है। और शॉर्ट में समझना है तो ऐसा करो, हमेशा रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल दो तीनों जार में। जैसे इसमें भी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल दो तो आपको दिख रहा है 4/8 आएगा। इसमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो 3/6 आएगा। इसमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल दो 4/6 आएगा। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी थी उसने,
सेम किस किस जार में वो पता करना है। इसकी कैलकुलेशन करो सर ये 1/2, इसकी कैलकुलेशन करो सर ये 1/2, इसकी कैलकुलेशन करो सर ये 2/3। तो सेम किस में आ रहा है 1/2 सेम आ रहा है, यानी जार 1 और जार 2 में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है। तो रोमी जब रेड बॉल पिक करेगा तो रेड बॉल पिकिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम किस किस जार में है 1 और 2 में। कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, ठीक है। सी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। 20 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया तो फिर कंफ्यूज नहीं होना, बड़ा सिंपल है। लुक एट द नंबर्स विच ऑफ द अबव नंबर्स रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट्स। ये जो नंबर दे रखे हैं कौन कौन से प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को। भाई माइनस में तो होती नहीं किसी की प्रोबेबिलिटी, उसका 1 से ज्यादा होती नहीं किसी की प्रोबेबिलिटी। 99% हो सकती, 99 का परसेंट है 9/100 यानी 0.99, 1 से छोटा ही है। तो थर्ड पार्ट हो सकता है हाफ, 1 भी हो सकती है श्योर इवेंट की, सेकंड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, यानी फर्स्ट और फिफ्थ पार्ट नहीं हो सकती किसी की प्रोबेबिलिटी। ये 1 से छोटा है और ये 1 से बड़ा है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ वो वाला देख लो कहां पर लिखा हुआ है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नहीं, सिक्स्थ, सेकंड, थर्ड, ये आ गया। डी पार्ट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 21, डायग्राम देख के लगेगा पता नहीं, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन। इस डायग्राम को पकड़ो, देखो इधर पिक्चर बनाता हूं। ऐसे कोई हाइट है, ठीक है, 3 मीटर, यहां पर है 6 मीटर, यहां पर एक लैडर ले गया ये 10 मीटर की, ऐसे वो लगा दी इसने, ठीक है, ये 10 मीटर आ गया। यहां पर अगर मैं लाइन खींच दूं ये 6 मीटर की है, ये डिस्टेंस आपका 3 मीटर का बैठ गया, ठीक है, इसके अपोजिट। और ये लेंथ आप ढूंढो तो टोटल लेंथ आपको पता करनी है, सिर्फ आपको ये लेंथ ढूंढनी। ये दे रखा है 10, ये दे रखा है 6, तो इस ट्राइंगल में पीजीटी लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम। तो वो आराम से लगेंगे 10 + 6 और 10 - 6, आपको सिखा रखा है ये मैंने शॉर्टकट। तो ये आ गया आपका 16 और 4, ये आ गया 8 × 2, ठीक है, 16 का सॉरी 4 × 2 8, तो 8 ये वाली लेंथ आ गई। अगर ये 8 है, ये 3 है, तो टोटल कितना बैठा 11। तो भाई ग्राउंड से उसकी जो लेंथ पूछी थी, हाइट पूछी थी विंडो की, वो है 11 मीटर। डायग्राम देख के घबराना नहीं है, स्टेटमेंट आराम से पढ़ो, डायग्राम खुद बनाओ अलग से, आराम से क्वेश्चन होगा। AR फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया और ये बहुत सिंपल है। देखो 2 स्टेटमेंट्स हमें गिवन है ऑब्वियस, ये हमें 2 इक्वेशंस दे रखी हैं। कह रहे फॉर्म अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब क्या यहां से कोई सोल्यूशन निकल रहा है ये पता करना है। कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन निकल रहा है, तो कंडीशंस पता है ना आपको सोल्यूशंस की, वो निकालेंगे। A1/A2 तो मैंने किया 9/6, फिर इसको मैंने थोड़ा कैलकुलेशन किया, 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 3/2 है ये। फिर मैंने किया 12/8 यानी B1/B2 किया, फिर इसको कैंसिल किया मैंने, सर 4 से जा रहे हैं दोनों, ओके 3/2, सर ये तो सेम आ रहा है। तीसरा भी देखना पड़ेगा, -7/-14 कैंसिल किया, सर ये तो 1/2 आ रहा है। तो यहां पर कौन सी कंडीशन राइज हो गई, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये तो नो सोल्यूशन की कंडीशन है। यानी ये जो 2 इक्वेशंस दे रखी हैं ये नो सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगी, यानी ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट तो ये हो नहीं सकता, तो असर्शन तो फॉल्स हो गया। R reason a pair of linear equation this and this has no solution if this P/F okay, Q/G okay not equal to R/H। R जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन फर्स्ट वाले का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपको सिंपली लिखना है A is false and R is true, that's all। तो है ऐसा कोई ऑप्शन? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कौन सा वाला? डी पार्ट, A is false and R is true, that's all। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23 प्रोबेबिलिटी से है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 आइडेंटिकल फेयर डाइस हैव नंबर्स 1 to 6 रिटन ऑन देयर फेसेस। 1 to 6 ही होते हैं भाई, बताने की जरूरत नहीं, हमें पता है 1 to 6 ही होते हैं फेयर डाइस पे। बोथ आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स दैट टर्न अप इज 12। देखो 2 डाइस फेंकी है, सैंपल स्पेस 36 का बनेगा, डिवाइड में 36 आ गया। फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं कि जो भी 2 नंबर ऊपर आएंगे उनका जो प्रोडक्ट है वो 12 आना चाहिए।
अब 1 तो 12 के साथ नहीं देगा कभी भी प्रोडक्ट, तो 2 से स्टार्ट हो जाओ, 2 के साथ आपका 6 आ जाएगा और इसी को रिवर्स कर दो उसी टाइम पे 6 2, फिर 3 के साथ प्रोडक्ट आ जाएगा 4 का, 4 3 से 12, उसी पर रिवर्स कर दो इसको, फिर 3 के बाद आता है 4, वो लिख लिया, 5 5 के साथ 12 तो आता नहीं, फिर आएगा 6 6 के साथ 2 पहले से लिख सके तो 4 आएगा, तो 4/36 इज द राइट ऑप्शन। कैंसिल वैंसिल करेंगे तो 1/9 आएगा, बी पार्ट। सिंपल क्वेश्चन आ गया। हाउ मेनी जीरोस डज दिस हैव, भाई इसकी जीरोस क्या है 293 और x ले लो कॉमन, पीछे बचा x माइनस 1, तो 293 तो एक नॉन जीरो नंबर है, एक x 0 आ रहा है और एक x 1 आ रहा है, तो 2 नंबर इसके आ रहे हैं जो इसके फैक्ट जीरोस है, क्वाड्रेटिक है, तो सिंप्लीफाई जरूर करके देखना है कि इसके जीरोस कितने निकल रहे हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड क्यू, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, प्यारा सा है, फाइंड क्यू, तो क्यू पे ध्यान देना, पी को सॉल्व करने में टाइम मत वेस्ट करना, आपको क्यू फाइंड करना है, तो आप पी को एलिमिनेट कर दो। तो मैं ऐसा करता हूं, इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं क्या करता हूं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो फर्स्ट इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मेरा बन जाएगा यहाँ पे 2p, क्योंकि कट जाएगा, इसको 4 से किया 4 3 से 12, इसको 4 से किया 24, और ये आपके पास आगे दूसरी वाली लिख रहा हूं 2p माइनस 2q इज इक्वल टू 10। तो मैंने p वाले कोएफिशिएंट को इक्वेट कर दिया 4 से इंटू करके इस इक्वेशन को, तो p मेरा भी एलिमिनेट हो जाएगा जब मैं इनको माइनस करूंगा, ये कैंसिल हो गया, 12 में से 2 प्लस हो रहे हैं, ये 14q आ गया, 24 में से 10 चला गया, सर ये भी 14, तो q1 आ रहा है। p को फाइंड करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, बस ये ध्यान रखना, उसी पे जाओ जिसको फाइंड करना है, q को फाइंड करना है, ठीक है। 26, what is the value of k such that the following pair of equations have infinite many solutions। भाई infinite many solutions की conditions हम सबको पता है कि तीनों इक्वल होते हैं, इसको लेने की जरूरत नहीं, यहीं से आपका k निकल जाएगा, तो माइनस कट गया k6, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, k6 डी पार्ट, ठीक है बेटा, ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 27, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन हो सकती है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं। यहां पर आपको ये शेडेड रीजन फाइंड करना है, शेडेड रीजन, और ये जो अंदर अनशेडेड वाला एक रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है, इसको अगर आप पूरा ऑब्जर्व करें तो एक ये क्वाड्रेंट टाइप है, सेमी सर्कल का उसने हाफ कर दिया, ये क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट में से आपको इसको माइनस करना है। लेकिन अगर क्वाड्रेंट का भी एरिया अगर निकालना पड़े तो रेडियस तो चाहिए, रेडियस आपको इसमें गिवन नहीं है, डायग्राम में आपको OQ लेंथ पता है और RT ये छोटा सा पार्ट पता है। शॉर्टेस्ट वे कैसे करना है, देखो रेडियस पे फोकस करो, क्योंकि क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे रेडियस तो निकालना पड़ेगा ना, तो OS आपका रेडियस है, बिल्कुल OS रेडियस है, इसी के साथ जो आपका OT पार्ट है, O से लेकर T तक, ये भी तो रेडियस है, OS और OT दोनों रेडियस हैं, तो इक्वेट कर लिया मैंने। OS को मानो ये रेडियस है, इसको मैं R लिख लेता हूं, OT, ये जो OT है ये है OR प्लस ये 1, ठीक है, तो जो मेरा रेडियस है वो OR प्लस 1 है, अब OR की लेंथ भी नहीं पता, इसको x ले लो, यानी जो रेडियस है वो x प्लस 1 है, आते समझ, आपका जो रेडियस है ये वाला पार्ट है ये x प्लस 1 है, ये x प्लस 1 है भाई, लेकिन x पता नहीं, x को निकालना है, बड़ा मस्त तरीके से निकल जाएगा मेरे बच्चे। ये जो राइट ट्राइंगल दिख रही है इसमें PGT लगा दो, ठीक है, तो लगा दो PGT, यहां पर आ जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस RS का स्क्वायर, ये जो RS है ये 3 होगा, ठीक है, इसके अपोजिट वाली, तो 3 का स्क्वायर, तो इसका ओपन कर दो होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, यहां पर आ गया x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 4, तो भाई साहब x आपका 4 आ गया, जब x 4 है तो x प्लस 1 कितना हुआ 5, तो रेडियस आपको 5 मिल गया, यही चाहिए था। और साथ में जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ ब्रेड्थ भी पता चल गई, मतलब ब्रेड्थ तो पता थी 3, x निकाल लिया तो ये भी पता चल गया 4, तो अब आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या है, क्वाड्रेंट, जो कि होता है 1/4 ऑफ सर्कल, इसमें से रेक्टेंगल माइनस करना है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब देखो पाई का वैल्यू आपको डालना है कि नहीं डालना है, ये ध्यान देना, तो पाई का वैल्यू नहीं डालना, आंसर पाई में रखा है, तो 1/4 पाई रेडियस का स्क्वायर, अब रेडियस आपने निकाला है 5 का स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो 3 इंटू 4,
तो ये आ गया आपका 25 पाई बाई 4 माइनस 4 3 ज़ा 12। देखो ऐसा कुछ आंसर है, 25 पाई बाई 4 माइनस 12, डेसिमल में लिया हुआ है, 12 वाले हैं तो इन दोनों में से कोई एक होगा, तो इसको करो 25 4, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 6.25, तो 6.25 पाई माइनस 12, तो बी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। आता है समझ? कंफ्यूज कर सकता है बट सिंपल क्वेश्चन है, मैं ये नहीं समझता उतना टफ है, लेकिन सिंपल है, थोड़ा दिमाग हमें लगाना पड़ेगा। नाउ द 28th, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का है, कंफ्यूज कर सकता है, स्टेटमेंट को ध्यान से समझना, कोई कंफ्यूजन नहीं, बड़ा सिंपल है। सुनो, यहां पर ये 6 सेक्टर्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन है 1/3। अब ये बोल रहा है आरिफ वांट्स टू कलर सम सेक्टर्स ग्रीन, हाउ मेनी सेक्टर शुड ही कलर ग्रीन, वो कितने सेक्टर को ग्रीन कलर करेगा, और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। बच्चे ये जो प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, ये जो आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है, इसके डिवाइड में आप पहले 6 बनाओ, क्योंकि टोटल सेक्टर्स कितने 6, तो डिवाइड में सैंपल स्पेस क्रिएट करो, ऊपर वो अपने आप पता चल जाएगा ग्रीन कितने, तो आपने इसको 6 लिख दिया, इसका मतलब आपने इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसको 2 से इंटू किया, तभी तो 6 बना, तो ऊपर आ गया 2, यानी जो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है वो बेसिकली एक्चुअली 2/6 है, कार्ड वार्ड के 1/3 आ रखा है, तो ये जो न्यूमिनेटर पार्ट में 2 आया, इसका मतलब वो 2 सेक्टर को ग्रीन कलर करेगा। ठीक है, तो आंसर इज 2। अब इसको आप किसी भी तरह से समझ सकते हैं, उसने पूछा कि कितने सेक्टर को वो ग्रीन कलर करेगा, आपको पता ही नहीं वो कितने सेक्टर को ग्रीन कलर करेगा, तो आप ऐसा मान लो नंबर ऑफ ग्रीन कलर वाले सेक्टर, नंबर ऑफ ग्रीन कलर वाले सेक्टर इज x। ठीक है, तो ग्रीन कलर वाले सेक्टर कितने हो गए x, तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आप लिखोगे फिर x/6, क्योंकि ग्रीन कलर वाले सेक्टर आपके फेवरेबल जो सेक्टर है ग्रीन वो x है, तो x/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, जो कि दे रखी है 1/3। इसको कैंसिल वैंसिल करो, 2 को उधर क्रॉस करो, तब भी आ जाएगा, कैसे भी समझ लो क्वेश्चन को। ठीक है, दोनों तरीके से बता दिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 29, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखने से लगता है डायग्राम बड़ी भयंकर टाइप है, ध्यान से समझो। अ स्क्वायर JKLM, ये बड़ा वाला, ठीक है, ये एक स्क्वायर है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, एक सर्कल के अंदर ड्रॉ कर दिया, इंस्क्राइब्ड विद इन अ सर्कल, एंड ट्राइंगल JMN, ये ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये आइसोसेलेस है, यानी ये जो 1 सेंटीमीटर दिया है तो ये वाला भी पार्ट 1 सेंटीमीटर। पॉइंट O सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको शेडेड एरिया फाइंड करना है, दिस वन, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स आपको पता चल गई हैं सेम है, और जो 1 1 है, अगर आप इसमें PGD लगाओगे तो ये वाली लेंथ पता चल जाएगी आपको √2, ठीक है, PGD से। अगर ये √2 है तो ये दोनों की लेंथ कितनी होगी, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो यहाँ 90 डिग्री का एंगल मेंशन कर रखा है, तो ये साइड्स भी 1 1 ही होंगी, क्योंकि उसका हाइपोटेन्यूज √2 तभी आएगा अगर ये दोनों 1 1 है, और हैं दोनों सेम ही है ये, क्योंकि रेडियस है ना इस सर्कल के दोनों, ये हैं सेम ही है, तो √2 तभी आएगा क्योंकि अगर ये 1 1 होगा। तो यहां से पिक्चर क्लियर हो गई, सर ये तो एक स्क्वायर है, छोटा वाला भी एक स्क्वायर है, बड़ा वाला उसने स्क्वायर बोला था, छोटा वाला भी स्क्वायर आ गया, डन। अब मैं अगर यहां से ये वाला पार्ट, ये वाली लाइन को हटा दूं, आपको शेडेड एरिया जो ढूंढना है उसके लिए मैं ये वाली पार्ट हटा दिया, तो आपको एक पिक्चर क्लियर हो रही है कि सर ये शेडेड एरिया पता कैसे आएगा, कि जिसे आपने अभी छोटे वाले को स्क्वायर बोला, इस स्क्वायर में से ये क्वाड्रेंट माइनस कर दो, ये क्वाड्रेंट है भाई, सर्कल का ये क्वाड्रेंट है, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, बस इतनी सी बात है। यानी जो स्क्वायर आपने बोला उसका एरिया, उसमें से क्वाड्रेंट माइनस करना है, 1/4 एरिया ऑफ अ सर्कल πr²। रेडियस लेना छोटी, सर्कल तो एक ही है, ये वाली सर्कल का, तो साइड स्क्वायर छोटे सर्कल की साइड लेनी जो कि 1 है, 1/4 पाई
आंसर देखो पाई में रखा हुआ, पाई रेडियस में हमने निकाला हुआ 1, तो 1 का स्क्वायर, तो कुल मिलाकर आ गया लाइक दिस। अब देखो ऐसा कुछ आंसर छोड़ा है जहां इसने एलसीएम ले रखा है, ऐसे ही छोड़ा हो 1 माइनस पाई बाई 4, 1 माइनस पाई बाई 4, सी पार्ट इज आंसर। तो डायग्राम देख के घबराना नहीं है, हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बस, ठीक है, और थोड़ा सा दिमाग तो हमें चलाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया। अल्फा इज एन एक्यूट एंगल और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू के बारे में पूछ रहा आपको। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसकी वैल्यू क्या ग्रेटर देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी, इक्वल टू 1 होगी हमेशा, या फिर वी कैन नॉट से एनी ऑफ दीज एज इट डिपेंड्स ऑन द अल्फा। अल्फा पे तो डिपेंड कर ही रही है ये वैल्यू, बट हम यहां पर ये बता जरूर पाएंगे कि इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स होगी कोई वैल्यू, जहां तो वो ग्रेटर देन 1 जा रही होगी, जहां लेस देन 1 या इक्वल टू 1। डी पार्ट ऑप्शन इसका नहीं आए। अल्फा भी बेशक डिपेंड कर रहा है, लेकिन डिपेंड करते हुए भी हम ये बता पाएंगे इसका क्या ऑप्शन आ रहा है इन तीनों में से। देखो आपके सिलेबस में जो अल्फा है वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री है और पर्टिकुलर एंगल्स ही हैं, बाकी टेबल से यू कैन जज कि कैसे इंक्रीज डिक्रीज कर रही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मेरे बच्चे अक्यूट एंगल बोला उसने, क्या बोला, अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल का डेफिनेशन क्या है, जो 0 और 90 के बीच में होता है। इसका मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री को भी सोचने की जरूरत नहीं। तो अगर आप मानो 0 डिग्री 90 डिग्री सोचते भी हो कि अल्फा मैं 0 डिग्री लेता हूं, तो अल्फा अगर आप 0 डिग्री ले रहे हो उस टाइम पे इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो 1 आएगी, क्योंकि साइन अल्फा साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होएगा। तो 0 डिग्री पे दोनों 1 है, 90 डिग्री पे भी ये दोनों 1 है। 90 डिग्री डालो, साइन 90 1 होता है और कॉस 90 0 होता है, यानी इन दोनों पे ये दोनों 1 है, ये पूरी एक्सप्रेशन 1 है 0 90 पे। अब पीछे जो बीच के एंगल जिनको आप जानते हो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, उनको पुट करके देखो। सपोज आप इसमें 30 डिग्री डालते हो, आपने डाला साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री बेटा कितना होता है 1/2। फिर आपने वाला कॉस में भी 30 डिग्री डालना है, सर ये होता है √3/2। इसको सिंप्लीफाई किया, सर ये आ गया 1 + √3। अब 1 + √3 का मतलब हो गया 1 + 1.73/2, यानी 2.73 डिवाइड बाई 2। अब 2.73 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे आंसर 1 आएगा, 1 से छोटा आएगा या बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आंसर आएगा, क्योंकि 2.73 2 से बड़ा नंबर है। मेरे प्यारे बच्चे बाकी एंगल्स के लिए आप चेक कर लो, 45 डिग्री के लिए चेक कर लो जिसपे दोनों ही सेम होते हैं। 45 डिग्री डालो, इसमें आएगा आपका 1/√2 + 1/√2। इसको सिंप्लीफाई करोगे ट्वाइस ऑफ √2, फिर इसको रैशनलाइजिंग करोगे √2 से, फिर पिक्चर क्लियर हो जाएगी, सर 8 इज √2, फिर आया 1.4 समथिंग, ठीक है 1.4 √2 लगभग 1.4 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो एक्सप्रेशन है 0 और 90 पे तो 1 आ रही है, जबकि 0 90 हम पुट कर ही नहीं सकते, क्योंकि अक्यूट एंगल की बात कर रहा है। अक्यूट एंगल 0 90 के बीच होता है। तो आपने बीच के दो एंगल यहां देखे और आंसर 1 से ग्रेटर आ रहा है, इसका आंसर हमेशा 1 से बड़ा आएगा। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जाके इस चीज को आप देख सकते हो। आप 60 डिग्री वाला एंगल भी इसमें पुट करके देख लो, साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 60 डिग्री सर 1/2, ये यही चीज बन जाएगी जो यहां पर बता रहा था, फिर आंसर 1 से बड़ा आएगा। तो इसका जो आंसर है वो हमेशा 1 से बड़ा आएगा अगर अल्फा अक्यूट एंगल, ये याद रखिए। और आपके सिलेबस में है ये अक्यूट एंगल 0 90 की को भी हमने देख लिया, तो ए पार्ट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। 31 में ये हमें डायग्राम दे रखा है और हमें ये रेशियो फाइंड करनी है। इसमें मैं आपको हिंट दूंगा, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगानी है एक ट्राइंगल में जिसमें ये पैरेलल है, फिर दूसरी ट्राइंगल में जिसमें ये पैरेलल है। फ्रॉम 1 and 2 आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये 6.2 का, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32, एक्स एक्सिस डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ दिस इन द रेशो। सिंपली आपको रेशो फाइंड करनी है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड रेशो उस लाइन की जिसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है और ज्वाइन ऑफ दीज 2 पॉइंट्स है। 2 - 3 5 6, क्योंकि एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है तो इस पॉइंट को आप लेट कर लो अल्फा, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसका हो गया अल्फा 0। ये 0 आपकी मदद करेगा रेशो निकालने के लिए। रेशो लो आप K/1 लगाओ सेक्शन फॉर्मूला, मस्त तरीके से आ जाएगा यहाँ पर रेशो।
तो यहां पर आपके पास बैठ रहा है। अच्छा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालने में, सीधा आप सेकंड क्वाड्रेंट निकालो सेक्शन फॉर्मूले से और उसको 0 के इक्वल इक्वेट कर लो। यानी यहां पर मैं लिख रहा हूं 6k, ठीक है, 6 के साथ जा रहे हैं, 6k यहां पर -3 के साथ जा रहे हैं, 6k -3 डिवाइड बाई k+1। ये मैंने सेकंड क्वाड्रेंट निकाला है इस पॉइंट का, क्योंकि उसी ने रेशो देनी है, उसकी वैल्यू पता है 0 है, इक्वल टू 0। तो 6k -3 इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 3/6, दैट इज 1/2, रेशो इज 1/2 ए पार्ट। समझना ये कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है वो पॉइंट निकालने में जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जिससे हमें रेशो नहीं मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट अगर मैं निकालता तो उससे रेशो थोड़ी मिलती मेरे को। क्वेश्चन नंबर 33, अ नंबर ऑफ द फॉर्म 8n where n is a natural number greater than 1 cannot be divisible by, कह रहा है 8n किस नंबर से डिवाइड नहीं होता इन 4 में से। मेरे प्यारे बच्चे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को थोड़ा सा उसने चेंज कर रखा है। एनसीईआरटी में क्या पूछा रहता है इस टाइप के क्वेश्चन में, क्या ये 0 से एंड होगा, ये पूछा होता है। अब मेरे को बताओ 8n क्या 0 से एंड होगा? अगर n कोई मैं नेचुरल नंबर डालता हूं ग्रेटर देन 1, 2, 3, 4, 5, 6 डालो, इसका वैल्यू 2 डालो, फिर 3 डालो, फिर 4 डालो, फिर 5 डालो, फिर 6 डालो, क्या इसका एक्सपेंशन, इसका जो वैल्यू है यूनिट प्लेस पे 0 आएगा? कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। वो कब आता है? जब इसकी फैक्टराइजेशन में 2 and 5 दोनों हो, 2 भी हो और 5 भी हो, दोनों होने चाहिए, तभी एंड 0 से होगा। 2 × 5 होता है 10, तभी तो 0 बनेगा। पावर चाहे कुछ भी करो, 0 तो आ ही जाएगा एंड में। तो जब एंड में 0 नहीं आ रहा है, जब एंड में 0 ही नहीं आ रहा, तो भाई 40 से ये कभी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 0 कैसे कैंसिल होगी, क्योंकि एंड में इसके 0 ही नहीं। तो भाई ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 64 से भी डिवाइड हो जाएगा और इस नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा, 40 से डिवाइड नहीं होगा। बी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। 34, द फ्रैक्शन 7/q हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। भाई ये डिनोमिनेटर q है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये रैशनल नंबर देगा, तो विच ऑफ दीज कैन नॉट बी q? q क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होगा? टर्मिनेटिंग कब होता है? जब इसकी फैक्टराइजेशन में 2 आए, जहां सिर्फ 5 आए, जहां दोनों आए, 2 आए तभी वो टर्मिनेटिंग है, 5 आए तभी वो टर्मिनेटिंग है, दोनों आ जाएं तभी वो टर्मिनेटिंग है। तो उसने बोला हुआ है Q क्या नहीं होना चाहिए, विच ऑफ दिस कैन नॉट बी Q? Q क्या नहीं होना चाहिए? भाई Q ये होना चाहिए 8 और 2, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन में 2 है, ये होना चाहिए Q तब, क्योंकि तभी टर्मिनेटिंग आएगा। 8 × 4 इसकी फैक्टराइजेशन में भी 2 आ रहा है, ये भी टर्मिनेटिंग करेगा इसको। 8 × 5 इसमें 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, ये भी टर्मिनेटिंग करेगा। तो Q क्या नहीं होना चाहिए? जिसकी फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कुछ आ गया, वो है आपका बी पार्ट, क्योंकि इसमें 3 फैक्टर आ रहा है। तो 3 फैक्टर जब डिनोमिनेटर कंटेन करेगा, वो टर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो बी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे घुमा के पूछा हुआ है, कैन नॉट की वजह से हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। तो उसने बोला Q क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, टर्मिनेटिंग आपको चाहिए, तो Q क्या नहीं होना चाहिए? अरे भाई उसमें 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए, बी पार्ट। नाउ द 35, S and T are 2 points on the sides RP, RQ respectively such that ST is parallel to PQ. The ratio RT to TQ is this। हाँ, ट्राइंगल से है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल भी है। ST और PQ आपस में पैरेलल है, ये ST और PQ आपस में पैरेलल है, और हमें एक रेशो भी दे रखा है RT और TQ, RT ये और TQ, ये रेशो भी दे रखा है, दैट इज 1/2, ठीक है। इससे कुछ बात बनेगी हमारी। एरिया ऑफ ट्राइंगल RST, छोटी ट्राइंगल का एरिया भी हमें दे रखा है। फाइंड क्या करना है? PQTS, भाई ये जो क्वाड्रिलेटर आपको दिख रहा है ट्रेपीजियम टाइप, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। मेरे बच्चे अगर आप बड़ी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लो
उसमें से फिर छोटी ट्राइंगल का एरिया माइनस करो तो ये वाला क्वाड्रिलेटर का एरिया तो आ ही जाएगा। अब बड़ी ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करें? बड़ा सिंपल है, मेरी बात सुनो। आपने एक थ्योरम पढ़ रखी है ट्राइंगल चैप्टर में कि अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर होती हैं तो उनके एरिया की जो रेशो है इज इक्वल टू द रेशो ऑफ साइड्स, रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन स्क्वायर। बस वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगा दीजिए मेरे प्यारे बच्चे। यहां पे जो ट्राइंगल आर एस टी है, ये छोटी वाली, इज सिमिलर टू बड़ी वाली ट्राइंगल यानी आर पी क्यू। बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ए से आप इसको सिमिलर कर सकते हो, साइड्स हमें पैरेलल दी हैं, ये एंगल सारे इक्वल, आपस में एक कॉमन आ गया, हो गई सिमिलर। जब ये सिमिलर हो गए तो आप लिख सकते हो सर एरिया ऑफ ट्राइंगल आर एस टी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन स्क्वायर। साइड्स वही लेना जो रेशियो कुछ हमें गिवन दे रखा है, लाइक आर टी और टी क्यू टाइप। टी क्यू तो किसी ट्राइंगल की साइड नहीं है बट कन्वर्ट कर लेंगे। देखो अब ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो है वो मैं किसके को ले रहा हूं, छोटी ट्राइंगल का आर टी और बड़ी का आर क्यू इन स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर आर टी और आर क्यू आपको गिवन नहीं है। आर टी आर क्यू रेशो आप बना सकते हो बड़े मजे से। ये जो दे रखा है ना आर टी और टी क्यू, इसी से बन जाएगा। देखो आर टी तो चाहिए, आर टी मैंने रखा, टी क्यू को, इस टी क्यू को क्या करो, आर क्यू में से इसको आर टी माइनस कर दो, आर क्यू में से आर टी माइनस कर दो, दैट्स ऑल। अब यहां पे आपने रेशो बड़े आराम से बना लेनी है, किसकी, आर टी और आर क्यू की, जो आपको यहां पे चाहिए, बड़े आराम से बनेगी। इसको पहले रेसिप्रोकल कर दो, यहां कर रहा हूं, इसको रेसिप्रोकल कर दो, आर क्यू माइनस आर टी अपॉन आर टी, रेसिप्रोकल कर दिया। 1/2 को भी रेसिप्रोकल करना है, 2/1 हो गया। इनका एलसीएम सेपरेट कर दो, आर क्यू के नीचे आर टी और आर टी के नीचे आर टी, ये दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल टू 2, यहां बचेगा 1, फिर आर क्यू आर टी, फिर 1 को उधर ले गए, इक्वल टू 3। तो ये जो रेशो आर टी और आर क्यू है इसको ढूंढ लिया हमने, इट इज इक्वल टू 3। तो ये बैठेगा यहां पर 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। ठीक है, रेशो आ गई। एरिया ऑफ ट्राइंगल आर एस टी, सर ये तो पता था हमें, 100 गिवन है ये, और नीचे है एरिया ऑफ ट्राइंगल आर पी क्यू बड़ी वाली इज इक्वल टू 9। अब यहां पे करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको जस्ट अ मिनट, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर एस टी स्क्वायर 3, ओके 3 का स्क्वायर, सॉरी रेसिप्रोकल लेना है, आर क्यू अपॉन आर टी है, इसको लिखना आपने आर टी बाई आर क्यू इज इक्वल टू 1/3। यहां बचे 1/3 आएगा, ठीक है 1/3, इट इज 1/9। तो 1/9 इज लाइक दिस, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल आर टी क्यू इज इक्वल टू 900। बड़ी ट्राइंगल का एरिया आपने निकाल लिया, दैट इज 900। छोटी का कितना है 100, बड़ी में से छोटी का एरिया निकालो तो अभी 800 बच रहा है क्वाड्रिलेटर का, तो डी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, रेशो का ध्यान रखना, आर टी आर क्यू था, मैंने यहां पर आर क्यू आर टू बना, रेसिप्रोकल करना है, आप रेशो 1/3 आएगा। ओके चलिए आगे। नाउ द क्वेश्चन 36, इट इज आल्सो फ्रॉम ट्राइंगल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें आपको एस टी क्यू आर दोनों पैरेलल गिवन है। अब पैरेलल है तो समझ में आता है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल टू इक्वल टू दिस एंगल, और ये कॉमन हो गया, दोनों छोटी और बड़ी ट्राइंगल हमने सिमिलर भी कर दी। और हमें कुछ गिवन है, S डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशो 4:5। अब S डिवाइड कर रहा है इस पी क्यू को, रेशो 4:5, यानी एस पी और एस क्यू का रेशो है 4/5, ये भी गिवन है। एस टी 1.6, ये एस टी 1.6, इसका लेंथ गिवन है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्यू आर, आपको क्यू आर का लेंथ फाइंड करना है। मेरे बच्चे जैसे मैंने आपको पहले बता दिए, दोनों ट्राइंगल्स छोटी वाली और बड़ी वाली आपस में सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होगा, तो वही रेशो मैं यहां पे लेने वाला हूं और इसकी थोड़ी सी हम हेल्प ले लेंगे। देखो पहले छोटी ट्राइंगल में लिख रहा हूं, उसकी साइड्स एस पी के प्रोपोर्शनल बैठेगी पी क्यू, छोटी ट्राइंगल और बड़ी ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ले रहे हैं। फिर आपको लेना है एस टी और क्यू आर, छोटी ट्राइंगल का एस टी, बड़ी ट्राइंगल का क्यू आर, फिर छोटी ट्राइंगल का पी टी और बड़ी ट्राइंगल का पी आर। इसका कोई रोल नहीं है तो इसको लेने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि हमें एस टी गिवन है, क्यू आर हमें फाइंड करना है, और एस पी पी क्यू का कोई रिलेशन हमें बनाना पड़ेगा यहां पर। जैसे हमें एस पी और पी क्यू का रेशो पता है 4/5, लेकिन यहां पर बन गया एस पी अपॉन पी क्यू, तो इसको कन्वर्ट कर लो, बड़े आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। देखो एस पी तो चाहिए, एस क्यू नहीं चाहिए। एस क्यू को पता क्या लिखो, एस क्यू को
एस क्यू को लिखो सर पी क्यू माइनस एस पी। अब इसको रेसिप्रोकल करो, ये वाली रेशो आप बना पाओगे। पहले रेसिप्रोकल ले जाओ इसको, पी क्यू माइनस एस पी डिवाइड बाई एस पी, इसका 5/4 कर लो, एलसीएम सेपरेट कर दो, पी क्यू के नीचे आ जाएगा एस पी और एस पी के नीचे एस पी आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। 5/4, इस 1 को उधर ट्रांसफर करो सर, पी क्यू एस पी 1 को उधर ट्रांसफर कर दिया, 5 + 1 सर 4, एलसीएम लिया सर 4 सर 9/4। पी क्यू और एस पी का रेशो आ रहा है 9/4, लेकिन यहाँ है एस पी पी क्यू, रेसिप्रोकल लिखना, इट इज 4/9, यहां लिखना आपने 4/9। ठीक है, दैट्स ऑल। एस टी गिवन है 1.6, क्यू आर फाइंड करना है। आई होप यहां से आप क्यू आर फाइंड कर सकते हो। तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, क्यू आर इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 4। तो यू कैन राइट 16/10, 9/4, 4 4s are 16, 9 4s are 36/10, it is 3.6। दैट्स ऑल, सी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। ट्राइंगल के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी कर लोगे ना आराम से, टर्म 1 एग्जाम में ट्राइंगल के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, जितने भी एमसीक्यूज ट्राइंगल से आ रखे होंगे। एनसीईआरटी अच्छे से करना, थ्योरम्स उसकी नोट कर लेना, ठीक है। 37 सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको फैक्टरेशन दे रखी पी क्यू की और एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, जितने भी प्राइम नंबर हैं सबको लिख दो, पी लिख दिया क्यू लिख दिया, दो ही तरह के प्राइम है, और साथ में इनकी हाईएस्ट पावर लिखनी होती है एलसीएम के केस में। तो P का हाईएस्ट पावर 3 है और Q का हाईएस्ट पावर आएगा 2, पी क्यूब और Q स्केयर, पी क्यू और Q, सी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। ओरल क्वेश्चन है। 38 कॉस थीटा फाइंड करना है। अब इसमें भी कई बार कंफ्यूजन होती है, यहाँ पे सिंस यू हैव टू फाइंड कॉस थीटा, तो आप साइन को हटा दो, यहाँ से साइन को गायब कर दो। कैसे गायब करना है, साइन स्केयर को लिखो 1 माइनस कॉस स्केयर, दैट्स ऑल। बस इतना सा काम करो, आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अगर कॉस थीटा टर्म लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है, कॉस थीटा को थोड़ी देर के लिए आप x मान लो, x स्केयर -1 प्लस x स्केयर, जो x आएगा वही आंसर होएगा आपका। इट इज़ 2x स्केयर, 3/4, 1 उधर ट्रांसफर कर दिया 4, 3 + 4 7/4, x स्केयर इज इक्वल टू 7/8, x इज इक्वल टू √7/√8। है कोई ऑप्शन, डी पार्ट। सिंपल क्वेश्चन है। 39 आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है और ये पॉलिनोमियल गिवन है, और p और q, ये स्मॉल p q उसके जीरोज हैं, तो कुछ नहीं करना यार, पहले सम ऑफ जीरोज लिख लो, -b/a के फॉर्मूले से, -b/a कैंसिल वैंसिल हो गया सर, ये 1 आ गया सम, देन द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, c1 है a 4 है, सम इज 1, प्रोडक्ट इज 1/4, इसको चेंज कर लो, सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म को एलसीएम लो, ये पी क्यू एलसीएम आ गया ना, यहाँ पर q + p आ जाएगा, इसको मत छेड़ना पी क्यू को, ऑलरेडी प्रोडक्ट बना हुआ है। तो सम कितना था आपका 1, प्रोडक्ट था 1/4, प्रोडक्ट कितना था 1/4, इसको सिंप्लीफाई करोगे 4 आएगा, 4 1/4, एलसीएम लिया तो 17/4 आ जाएगा टोटल, डी पार्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 40, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्सेस व्हेन रिटन इन द डेसिमल फॉर्म। देखो इसको डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो आएगा 0.66, 3 ही 6 आ रहे, 3/6। अब 3/6 को अगर आप डेसिमल में लिखोगे तो क्या कुछ 6 भी आएगा सर, ये 30 पॉइंट आ गया सर 5 6, इसमें तो 6 ही नहीं आया। 3/5, 3/5 को करेंगे तो सर 30/5.6, इसमें तो एक ही 6 आया, अभी तक तो पहला वाला ही चल रहा है। लास्ट आ गया 2/3, तो भाई ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, इसके डिवाइड में तो 3 आ गया एज ए फैक्टर, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, 20/3 0.6666 ये चलता रहेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 6 बाई डी पार्ट में आएगा, बहुत ज़्यादा, जो कभी काउंट भी नहीं कर सकते आप। अब आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 से 45, फिर 46 से 50, ये केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत सिंपल हैं। 41 से 45 थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है, एरिया आपको फाइंड करना है, और नेक्स्ट जो आपका ये वाला पार्ट है ये बहुत सिंपल है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, जो कि बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपको ये ग्राफ वगैरह दिख रहा है, आपको सिर्फ इन पॉइंट्स के ना कोऑर्डिनेट जल्दी से लिख लेने हैं, तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आपको इन क्वेश्चंस को करने में। तो हम सभी क्वेश्चंस करेंगे यहाँ 10 के 10। देखो यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर हम 41 से स्टार्ट करते हैं। ये बैडमिंटन कोर्ट है, यहाँ पर सारा डेटा दे रखा है। ये ट्रैक है, जो शेडेड वाला ट्रैक है। फाउंटेन लगा है यहाँ पर, फ्लोर बेड है, बीच में फाउंटेन यहाँ पर भी है, और डायमेंशंस दे रखी हैं। जो आपका ट्रैकिंग वाला पार्ट है, जो इतना पोर्शन है, इसकी लेंथ 40 है। ये सेमी सर्कुलर एंड्स है। ऐसा क्वेश्चन आप एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में देखते हो 12.3 एक्सरसाइज में, ठीक है ना। ट्रैक का एरिया उधर भी आप फाइंड कर रहे थे। अब डायमेंशंस हमने सब पढ़ ली हैं और कुछ इसमें खास दिया नहीं हुआ है। बिड्थ इसकी 2 मीटर है, बस ये याद रखिएगा। ये जो बिड्थ है ना ट्रैक की, ये 2 मीटर है। तो जो पूछा है वो हम फाइंड करेंगे। पाई 3.14। व्हाट इज द एरिया ऑफ द जॉगिंग ट्रैक? सिंपल पहला क्वेश्चन, जो शेडेड एरिया दिख रहा है ना, इसको फाइंड करो। मैं बड़े सिंपल वे में समझाता हूँ। देखो पहला पार्ट, ये जितना ये पार्ट दिख रहा है जिसको मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये एक रेक्टेंगल है। और इस तरह के ये 2 रेक्टेंगल है, एक यहाँ पर है। तो रेक्टेंगल के एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्योंकि ये 2 हैं तो 2 से इंटू कर दो। अब ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, दिस वन, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये 2 सेमी सर्कल के बीच में जो रिंग टाइप बना हुआ है, ये वो। और सेम पार्ट यहां पर है। इसको ऐसे करना है, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, सेमी वाली। क्योंकि ऐसा 2 बार करना है तो एक कंप्लीट सर्कल हो जाएगी। तो ये जो मैंने ब्लू कलर में ये शेड कर रहा हूं ना, ये इसका एरिया आपको ऐसे लिखना है डायरेक्ट, पाई, ठीक है। और फिर करना है r प्लस आर, आर माइनस आर। आते समझ? ये कैसे हुआ? देखो, आप करते हो आउटर सेमी सर्कल, इसको लिखा मैंने हाफ पाई आर स्क्वायर। फिर तो इनर सेमी सर्कल, हाफ पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये 2 वाले पार्ट है ना, 2 पार्ट है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो इसको 2 से भी तो इंटू करना पड़ेगा। जैसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ को 2 से इंटू किया तो 1/2 कॉमन आके कट जाएगा, तो पीछे बचेगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, उसको आइडेंटिटी लगा के ऐसे लिख लिया। अगर आपने एरिया रिलेटेड टू सर्कल 12.3 एक्सेस की है, उसमें मैंने क्वेश्चन समझा रखा है, तो वही क्वेश्चन है एक तरह से ये, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया आ गया फर्स्ट पार्ट के लिए। बस इसमें वैल्यू डालो। देखो जो लेंथ है वो 40 है, और इस जो रेक्टेंगल की जो बिड्थ है वो है 2, इट इज गिवन, ठीक है। बिड्थ आपकी 2 मीटर, इट इज गिवन। तो ये आ गया आपका, ये आ गया पाई का वैल्यू 3.14, कैपिटल आर, यानी यहां से लेकर पूरा ये एंड तक, जिसमें बिड्थ भी इंक्लूड है, तो ये कितना होगा? रेडियस। मेरे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है टोटल 40, ये वाला पार्ट है 40, यानी ये डायमीटर है, आउटर सर्कल का ये डायमीटर है। तो रेडियस कितना होगा? 20। तो बड़ा वाला आर आपका 20। छोटा वाला आर कैसे निकालना है? उसमें से आप ये वाली बिड्थ माइनस कर दो, यानी इधर तक आना आपको। सिर्फ आप बिड्थ माइनस कर दो, यानी 2 माइनस कर दो 20 में से, तो 18 आ जाएगा। तो छोटा आर आपका 18। दैट्स ऑल। इसकी कैलकुलेशन अब आपके हवाले कर रहा हूँ, मैं करूँगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, मतलब वीडियो लेंथी हो जाएगी। आप इसकी कैलकुलेशन करो, बड़े आराम से हो जाएगी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द एरिया ऑक्युपाइड बाय द फाउंटेन शोन बिलो द कोट इन द फिगर? एरिया ऑक्युपाइड बाय द फाउंटेन शोन बिलो वाला फाउंटेन, ठीक है। एक ऊपर भी है, एक नीचे भी। ये देखो यहाँ पर इसने सेक्टर में एरो दे रखा है, सिर्फ आपको इतना सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक है। तो आपका वो वाला एरिया आ जाएगा जो क्या है? ऑक्युपाइड बाय द फाउंटेन, दैट्स ऑल। तो मेरे बच्चे, ये एक सेक्टर है, सेकंड पार्ट कर, ये एक सेक्टर है जिसका फॉर्मूला होता है θ/360। थीटा इज 45 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई एंड रेडियस का स्क्वायर। रेडियस लेना है बेटे छोटी सर्कल, दैट इज 18 इंटू 18, दैट्स ऑल। इसकी कैलकुलेशन भी आपको करनी होगी, ओके। ये है सेकंड पार्ट, कैलकुलेशन जरूर करना बेटे। नाउ द थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग इज ₹300 पर मीटर स्क्वायर। गार्डनिंग की कॉस्ट दे रखी है। एरिया ऑफ द फाउंटेन नेक्स्ट टू द फ्लोर बेड इज दिस। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग ऑफ द फ्लोर बेड? फ्लोर बेड का आपको एरिया निकालना है, बस ये याद रखो। अब फ्लोर बेड का एरिया, ये इतना वाला पार्ट, ये। अब इस पार्ट को आपको कैसे फाइंड करना है? ये जो सेक्टर दिख रहा है ना आपको, ये बड़ा वाला जिसमें 100 है, इसमें से ये ट्राइंगल माइनस कर दो। अब ये ट्राइंगल है फाउंटेन जिसका एरिया दिया हुआ है 150।
तो वो अच्छा हो गया कि आपको ये एरिया गिवन है, नहीं तो आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ता, जो आपके लिए मुश्किल हो जाता, क्योंकि 100 डिग्री पे ट्राइंगल का एरिया आपने सीखा ही नहीं हुआ है। देखें यहां पर जो आपका फ्लोर बेड का एरिया है, जो भी आएगा उसको 300 से इंटू करना, क्योंकि कॉस्ट निकालनी है ना गार्डनिंग की। तो फ्लोर बेड का जो एरिया होगा उसको 300 से इंटू करना ही है, तो मैंने 300 पहले इंटू कर दिया। अब जो आपका फ्लोर बेड है उसका एरिया कैसे निकल रहा है, पूरा सेक्टर यानी 100/360 पाई रेडियस का स्क्वायर। ये जो सेक्टर है इसमें भी आपका जो रेडियस है छोटी सर्कल का आएगा, अंदर बना हुआ ये सेक्टर, तो इट इज 18 इंटू 18। दिस एरिया ऑफ अ सेक्टर, इसमें से माइनस करना है ये ट्राइंगल, और ट्राइंगल है फाउंटेन जिसका एरिया 150 दे रखा है। दैट्स ऑल। इस पूरे पार्ट को आप कैलकुलेट करोगे तो आपको रिक्वायर्ड कॉस्ट पता चल जाएगी गार्डनिंग की, जो कॉस्ट ही निकलेगी, मैंने 300 से इंटू इसको कर दिया हुआ है। ठीक है, ये है थर्ड पार्ट। नाउ द फिफ्थ पार्ट, द रेट ऑफ फेंसिंग 150 पर मीटर। फेंसिंग होगी पूरी बाउंड्री, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फ्लोर बेड ओनली। अच्छा, फ्लोर बेड की सी फेंसिंग है, सिर्फ वही करनी है, दैट्स ऑल। कॉस्ट फाइंड करो। चलिए मैं आपको फ्लोर बेड दिखा देता हूं। ये फ्लोर बेड है, फेंसिंग करनी इतने पार्ट में, ये ठीक है, इतने पार्ट में फेंसिंग करनी है, तो जो कि एक आर्क है। अब आर्क का एरिया कितना होता है, θ/360 2 पाई r, उसको आपने कॉस्ट से इंटू कर देना है बस, जो कि कॉस्ट कितनी दे रखी, 150 दे रखी है। अब ये मैं कर रहा हूं यहां पे फोर्थ पार्ट, कॉस्ट में डायरेक्ट लिख रहा हूं, 150 से इंटू कर देना है किसको, θ/360, 100/360, ठीक है, पाई 100/360 2 पाई r, इट इज 2 पाई r, ठीक है। आर्क की लेंथ निकालनी, आर्क की लेंथ, पाई r स्क्वायर मत करना, ये आर्क है, इट इज 2 पाई रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस कितना है फिर छोटा वाला लेना है, 18 इंटू 18। इस पूरे पार्ट को कैलकुलेट करोगे तो भाई आपको लेंथ पता चल जाएगी इस फ्लोर बेड की, ठीक है, लेंथ पता चल जाएगी, बाउंड्री फेंसिंग की कॉस्ट पता चल जाएगी, सॉरी, ठीक है, 150 से इंटू कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द स्टेडियम। ये बड़ा सिंपल है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, जो भी बाउंड्री टोटल है ना उसकी लेंथ पता करनी है, ये पूरा सराउंडिंग में टोटल लेंथ पता करनी है। अब देखो फिफ्थ पार्ट, टोटल लेंथ कैसे आएगी, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। देखो एक तो आपके पास आ जाएगा L + L, ये कहां से आया, ये 40 इधर, ये 40 इधर, दो चीजें कवर हो गई। ये वाला क्या है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस जिसे बोलते हो आप, ये भी सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, तो एक कंप्लीट सर्कल बन गई, यानी 2 पाई r, 2 पाई r, दैट्स। इसको कैलकुलेट करो तो लेंथ 40, 2 पाई 3.14, और रेडियस लेना बड़ा वाला क्योंकि आउटर बाउंड्री ले रहे हो आप, तो जिसमें आपका 20 आएगा। इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो लेंथ ऑफ बाउंड्री आ जाएगी। देखो मैंने कैलकुलेशन नहीं की है, वीडियो बहुत लेंथी हो जाता, आप इसकी कैलकुलेशन जरूर करना। मैंने 5 के 5 पार्ट आपके सामने लिखे हैं, कैलकुलेशन सही है तो आंसर 100% आपका मैच हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। अब नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इट इज लास्ट क्वेश्चन, जिसके पार्ट हैं कुछ, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। नाउ द पिक्चर इज क्लियर। ये जो भी आपको दिख रहा है एक सोसाइटी का डायग्राम है, जिसमें फायर स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, वाटर टैंक है, स्कूल है और हाउसेस बने हुए हैं, 8 हाउसेस। हॉस्पिटल भी है, ये H फॉर हॉस्पिटल, और यहां साइड में आपको दे भी रखा है। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, तो हर एक पॉइंट के अगर आप कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लेना पहले ही, तो बड़े मस्त तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे स्कूल है, स्कूल के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, सबके कोऑर्डिनेट्स लिख दो आप, स्कूल के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। चलो इसमें भी टाइम वेस्ट ना कर दें, हम पहले फोकस करते हैं, डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हाउसेस हैज द सेम एब्सिसास। अब ये जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं, जैसे हाउस 5, हाउस 6, हाउस 5, हाउस 7, हाउस 5, हाउस 8, हाउस 5, हाउस 1, यानी हाउस 5 जो है उसके साथ ये बाकी हाउसेस दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द हाउसेस हैव द सेम एब्सिसा। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, किस किस का
एक्स कोऑर्डिनेट सेम है हाउस 5 के साथ, 6 का, 7 का, 8 का कि 1 का, 5 के साथ। अब हाउस 5 कहाँ पर है, ढूंढो डायग्राम में, ये रहा हाउस 5। इसका हाउस 5 का अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो मेरा आ रहा है सर 1 2 3 4 यूनिट आप इधर चले गए और ओरिजिन से ऊपर 1 2 यूनिट। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है 4, अब किस किस का 4 यूनिट पे होगा, तो भाई एक्स कोऑर्डिनेट 4 तभी होगा ना अगर इसी पोजीशन पर वो बैठा हुआ है, एक्स एक्सिस के अलोंग वो 4 यूनिट चला होगा। वो कौन चला है, हाउस 2, वो कौन चला है, फायर स्टेशन, वो कौन चला है, हाउस 7। 3 ही है ये जो अलोंग एक्स एक्सिस 4 यूनिट चले होंगे, ठीक है, ये 3 ही है। अब देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन बैठ जाएगा, हाउस 7, बी पार्ट। जल्दी हो गया, टू द पॉइंट करो, यानी क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट आओ और उसी का आंसर जल्दी से ढूंढ लो। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस 1? स्कूल और हाउस 1 के बीच में डिस्टेंस निकालना है। सिंपली आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। भाई ये है आपका स्कूल, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। तो स्कूल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 1 यूनिट इधर गए, हाइट इसकी 6 यूनिट पर है, और साथ में हाउस 1, हाउस 1 कहाँ है, हाउस 1 ये रहा, इधर कितना यूनिट है 1 2 3, ऊपर कितना यूनिट है 3 यूनिट, तो 3 3। हाउस 1 के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 3 3, तो लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला। 3 में से 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 में से 3 3, 3 का स्क्वायर 9, इट इज √13। √13 इज द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड द हाउस 1, √13। इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी चैप्टर है, ग्राफ से बड़ी सारी चीजें पता चल जाती हैं। अ वेल इज डग एट अ पॉइंट अलोंग द पाथ ज्वाइनिंग द पॉन्ड एंड द हॉस्पिटल। पॉन्ड और हॉस्पिटल के बीच में कुआं निकाल दिया एक। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉन्ड एंड द वेल टू दैट ऑफ द वेल एंड द हॉस्पिटल इज 4:1। व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वेल? देखो मैं यहां पर आपको डायग्राम से समझाता हूं। यहां पर है P फॉर पॉन्ड और यहां पर आपका हॉस्पिटल, H फॉर हॉस्पिटल। इसके बीच में कुआं निकाल दिया। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉन्ड एंड द वेल, यहां पर वेल रख रहा हूं, तो ये है 4 और वेल टू हॉस्पिटल इज 1। ये रेशियो है 4:1। तो आपको वेल के कोऑर्डिनेट्स निकालने, एक्स, वो भी एक्स कोऑर्डिनेट निकालने। तो जब रेशियो गिवन है, पॉन्ड और हॉस्पिटल के कोऑर्डिनेट्स हम डायग्राम से देख लेंगे, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाना है सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए, क्योंकि आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। तो पॉन्ड और हॉस्पिटल को पहले पकड़ो। तो भाई P फॉर पॉन्ड ये आ गया, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके 1 2 3 और ऊपर गया 5 यूनिट, तो इट इज 3 5। पॉन्ड इज 3 5, ठीक है। हॉस्पिटल पे आ जाओ, हॉस्पिटल पे, हॉस्पिटल कहाँ है बेटा, हॉस्पिटल ये रहा हॉस्पिटल। इट इज 1 2 3 4 5 और ऊपर 3, 5 3, हॉस्पिटल 5 3। अब सेक्शन फॉर्मूला हम सबको आता है अप्लाई करना, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है सिर्फ। तो इसका आ जाएगा 4 × 5 20, 1 × 3 इज 3, डिवाइड बाई 5, इट इज 23/5, जिसको आप डिवाइड कर सकते हो, इट इज 4.6। सी पार्ट इज आंसर, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है सिर्फ। Another question 49. What is the ratio in which the house 1 divides the path joining house 3 and police station? भाई house 3 और पुलिस स्टेशन, इनके बीच में आ रहा है हाउस 1। आपको रेशो निकालनी हाउस 1 को बीच में रखना है, हाउस 1 डिवाइड कर रहा है, तो तीनों के पहले कोऑर्डिनेट्स निकलने पड़ेंगे। हाउस 3 के कोऑर्डिनेट्स लिखो, हाउस 3 ये रहा सर 2 यूनिट, ऊपर भी 2 यूनिट, हाउस 3 2 2 हो गया, हाउस 3 2 2 को। हाउस 1 के भी लिख लो, पहले भी लिखे थे हमने, हाउस 1 के कोऑर्डिनेट्स 3 3, हाउस 1 के कोऑर्डिनेट्स 3 3। पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन के कोऑर्डिनेट्स सर 1 2 3 4 5 यूनिट इधर आए हैं और ऊपर आप 5 यूनिट गए, 5 5 इसके कोऑर्डिनेट्स। अब रेशो निकाल लोगे बड़े मजे से, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, तो रेशो पहले लिखो K:1। भाई ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो आप कर लेंगे। तो यहां पर आप इसका आ गया 5K + 2, ठीक है। एक ही कोऑर्डिनेट निकालो, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, रेशो आ जाएगी सिंगल कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू 3।
तो 5k प्लस 2 इज इक्वल टू 3k प्लस 3, 5k में से 3k इज इक्वल टू 2k, 3 में से 2 इज 1, द रेशो इज 1/2, भाई 1/2 रेशो आ रही डी पार्ट। 50, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ बिल्डिंग्स आर सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ हाउस एंड पुलिस। ये आप अब खुद करो, स्कूल और पुलिस स्टेशन इनका डिस्टेंस निकालो, स्कूल और पुलिस स्टेशन इनका डिस्टेंस निकालो। जितना इनका डिस्टेंस आएगा और किस किस का ये डिस्टेंस आ रहा है, क्या पॉन्ड और हाउस 8 का आ रहा है, क्या स्कूल और हाउस 1 का आ रहा है, क्या वाटर टैंक और हाउस 3 का आ रहा है, क्या फायर स्टेशन और हाउस 3 का आ रहा है। सिंपली डिस्टेंस निकालना है, जो इससे मैच करेगा इनके डिस्टेंस से वही आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा, चलिए तो ये थे 50 क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस हमने किए हैं, आपको भी ये प्रैक्टिस करने हैं। मैं और क्वेश्चंस कुछ अभी आपको एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करवाऊंगा जो आपको टर्म 1 एग्जाम में आ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।